नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में मेडिएवल हिस्ट्री। और ध्यान रखिएगा, अब आप लोग को मैं लाइन बाय लाइन वन बाय वन पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मेडिएवल हिस्ट्री से शुरू करते हैं, जिसे कहा गया मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि यह अरब भारत पर अरबों का आक्रमण। टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। कहा गया कि भारत पर अरब देश जो हैं वो शुरू से बहुत पहले से हम लोग पर आक्रमण करते थे, यानी कि 712 ईस्वी से पहले भी भारत पर बहुत सारा आक्रमण हुआ। लेकिन वो लोग आते थे उतना बेहतर वो लोग यहाँ पर काबू नहीं कर पाते थे, अधिकतर हार कर चले जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, जिसे लोग शॉर्ट में कह सकते हैं MBK, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक के अरब राजा था, जिसने भारत में सिंध नामक जगह पर आक्रमण किया। यानी कि इन्होंने सिंध नामक जगह पर 712 में सफल आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, सफल आक्रमण, यानी कि इससे पहले तो आक्रमण होता था लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं होते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम नाम के राजा जो थे वो इंडिया में सफल आक्रमण किए 712 में। और उस समय जो इंडिया के राजा थे उनका नाम था दाहिर। ध्यान रखिए, सिंध का जो राजा था उनका नाम था दाहिर। तो अब ये लोग तो आक्रमण किए, सफल आक्रमण किए, सक्सेस भी हुए। अब इनका सोच यह था, मोहम्मद बिन या जो कासिम है, इनका यह सोच था कि भारत पर हमला करके एक मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत लूटना। तो यह जब हमला किए 712 में, तो इनको जो भी हाथ लगा वो यहाँ से सोना चांदी जो भी था लेकर चले गए वापस। तो इन्होंने सिर्फ हमला किया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत पर हमला करने वाला सबसे पहला अरबवासी जो कि सफल आक्रमण करने वाला, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध का राजा दाहिर के समय में उन्होंने हमला किया था और सक्सेस भी हुए। और उन्होंने मुसलमान धर्म का प्रचार किया और धन दौलत को खूब लूटा। अब इसी का देखा देखी महमूद गजनी भी इंडिया में हमला किए। अब देख लीजिए, महमूद गजनी, आप गौर करेंगे महमूद गजनी के बारे में। अब जानते हैं कि लिखता है कि 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। यानी कि 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार, ये कहाँ का राजा था? तो तुर्की देश का। तो तुर्क सरदार ने ही गजनी का स्थापना किया था। गजनी एक राज्य था, साम्राज्य का इन्होंने स्थापना किया और इन्होंने राजधानी भी बनाया गजनी। यानी कि गजनी साम्राज्य का स्थापना 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार ने स्थापना किया। इन्होंने राजधानी भी बनाई गजनी को। अब कहा जाता है कि अल्पतगीन के मर जाने के बाद, यह जब मर गए तो इनके बाद एक राजा है पीरितिगिन। तो पीरितिगिन नाम का एक राजा है जो कि कुछ समय के लिए इसने शासन किया। और कहा जाता है कि यही पीरितिगिन के समय में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्की वासी कौन था? तो उसका नाम है पीरितिगिन। तो इसने आक्रमण किया, और जब इसने आक्रमण किया तो उस समय भारत पर जयपाल नाम का राजा था। यानी कि पीरितिगिन जब आक्रमण किए तो उस समय जयपाल नाम का राजा था भारत का। और यह जो थे पंजाब में एक वंश है, शाही वंश। ध्यान रखेंगे, यह जयपाल जो थे
पंजाब में एक वंश है शाही वंश, तो शाही वंश के यह राजा थे। कौन? जयपाल। तो इन्हीं के समय में यह प्रीतिगिन नाम का तुर्की राजा ने हमला किया था। अब बात करते हैं कि इसके बाद अल्पतगीन के बाद कहा जाता है कि अल्पतगीन का दामाद यानी कि अल्पतगीन का दामाद का नाम था सुब्रतगीन। ध्यान रखेंगे। तो अल्पतगीन का दामाद था सुब्रतगीन, जो कि इन्हीं के अंडर में सेनापति पद पर था और आगे चलकर यह दामाद बने। अल्पतगीन के दामाद सुब्रतगीन बने, जो कि कहा जाता है कि 997 में ये सुब्रतगीन जो है 997 ईस्वी में गजनी जो था वहाँ के यह राजा बने। और राजा बनने के बाद यह अपना उस पद को संभाले। उसके बाद यही सुब्रतगीन का बेटा हुआ महमूद गजनी। महमूद गजनी, ध्यान रखेंगे। तो सुब्रतगीन का ही बेटा हुआ महमूद गजनी। और जब इसका महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, यानी कि इसका जन्म हुआ 1 नवंबर 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ। इससे मतलब इसका आप समझ सकते हैं कि महमूद गजनी के पिता हुए सुब्रतगीन और महमूद गजनी का नाना हुआ अल्पतगीन। तो महमूद गजनी 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। और जब वो बड़ा हुआ तो आगे चल के अपने पिता के समय में जब सुब्रतगीन राजा थे तो उसी समय यह महमूद गजनी जो था खुरासन, याद रखिएगा, खुरासन का मतलब यह सेनापति बनाया गया था। फिर से याद रखिए, खुरासान का इसको शासक बनाया गया था जब इसके पिता जिंदा थे। मतलब सुब्रतगीन ने ही अपने इस बेटा को महमूद गजनी को खुरासान जो था, खुरासान का यहाँ देख रेख करने के लिए महमूद गजनी को भेजा था। लेकिन जब महमूद गजनी के पिता सुब्रतगीन जब मर गए तो उसके बाद यह महमूद गजनी खुद राजा बनता है। और कहा जाता है कि महमूद गजनी जब राजा बनता है तो उस समय इसका उम्र होता है 27 साल। तो ध्यान रखेंगे। तो 27 साल की उम्र में 998 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है। 998 ईस्वी में यह गजनी जो राज्य था, साम्राज्य था, वहाँ का यह राजा बनता है 27 साल की उम्र में 998 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अब बात करता है जब यह गद्दी पर बैठता है तो यह गद्दी पर बैठने के समय में बगदाद का खलीफा जिनका नाम था अल आदिर बिल्ला, ध्यान रखिएगा, अल आदिर बिल्ला, तो इन्होंने ही जब यह महमूद गजनी जब गद्दी पर बैठ रहा था उस समय इसकी उम्र 27 साल थी। तो गद्दी पर बैठने के समय में ही बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम था अल आदिर बिल्ला। इन्होंने इस गजनी को 2 उपाधि दिया। कितना? 2 उपाधि दिया। एक उपाधि का नाम है यमीन उद दौला और एक उपाधि का नाम है यमीन उद मिल्ला। ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, तो आपने देखा एक है यमीन उद दौला और एक है यमीन उल मिल्ला। यह उपाधि गजनी को किसने दिया गद्दी पर बैठने समय? तो यह उपाधि बगदाद का एक खलीफा था जिसका नाम था अल आदिर बिल्ला। उसने ही जब यह महमूद गजनी गद्दी पर बैठ रहा था, गजनी साम्राज्य का जब राजा बन रहा था, तो उसी समय अल आदिर बिल्लाह ने इनको, महमूद गजनी को, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दिया। और इस उपाधि के साथ यह गजनी का राजा बना, महमूद गजनी। और जब यह राजा बना तो इसने कसम खाया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसने यह कसम खाया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे भारत को पर आक्रमण करते रहेंगे, भारत को लूटते रहेंगे। तो इस तरह से महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया
और कहा जाता है कि यह आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इन्होंने आक्रमण किया और पूरा 17 बार आक्रमण किया। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो आक्रमण किया किस उद्देश्य से आक्रमण किया, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा, धन और मुसलमान धर्म का प्रचार करने के लिए सिर्फ आक्रमण किया। बाकी यह नहीं, यह दूसरे देश पर मतलब शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किए। तो ध्यान रखिएगा, धन के लिए और मुसलमान धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और यह कहा गया है कि इन्होंने जो सबसे पहला आक्रमण किया 1000 ईस्वी में, तो गौर करेंगे 1000 ईस्वी में, तो इनका कुछ कुछ फेमस है, जैसे 1000 है, 1001 है, 1008 है और 1025 है। तो ये 17 आक्रमण में ये जो 4 आक्रमण है इनका बहुत ही फेमस है। तो सबसे पहला जो आक्रमण है इन्होंने 1000 ईस्वी में जो किया वो पेशावर में, ध्यान रखिएगा, पेशावर जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। तो उन्होंने सबसे पहला आक्रमण उन्होंने पेशावर में किया था और वहाँ पर कुछ लूट किए। उसके बाद 1001 में जयपाल नाम का एक राजा थे, ध्यान रखेंगे, जयपाल। तो जयपाल नाम के राजा के विरुद्ध उन्होंने यह 1001 में आक्रमण किया था। उसके बाद कहा जाएगा 1001 में 8 में नगरकोट। तो नगरकोट में इन्होंने आक्रमण किया 1008 में, और उन्होंने क्या किया, जो हिंदू के भगवान थे उनके मूर्ति को उन्होंने वहाँ से ले जाकर, मतलब वो मूर्ति को खासकर तोड़ देते थे, भगवान की मूर्ति को, हिंदू जो धर्म था उसके मूर्ति को वह तोड़ देते थे, इसीलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि यह जो महमूद गजनी है इसे मूर्ति भंजक के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो मूर्ति लिया 1008 में नगरकोट नामक जगह से इन्होंने जो मूर्ति उठाया, उस मूर्ति को वो अपने साथ ले गए और उस मूर्ति को कहाँ ले गए, तो गजनी ले गए। गजनी वो खुद नाम भी है गजनी, और गजनी एक साम्राज्य भी था जो कि बगदाद में है। तो वहाँ पर वो ले गए और वो जो मूर्ति था वो कांसे का था। कांसे मतलब कहा जाता है यह पीतल का था, जैसे हम कांसे लेते हैं, यह कांसे का मूर्ति था। और इस मूर्ति का नाम था आपको आदम कद प्रतिमा, याद रखिएगा, आदम कद प्रतिमा, ठीक, आदम कद प्रतिमा यह मूर्ति था। और इसी को उन्होंने गजनी लेकर रंग भूमि में रखवाया था। कौन जगह रखवाया, तो रंग भूमि, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें तो इन्होंने यह, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 1025 सोमनाथ की मंदिर, सोमनाथ की मंदिर पर इन्होंने 1025 में आक्रमण किया और यह सबसे इनका फेमस आक्रमण था। और कहा जाता है जब ये सोमनाथ की मंदिर पर आक्रमण किए तो उस समय वहाँ का राजा था भीम प्रथम। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। तो भारत में एक राज्य है गुजरात, वहीं पर यह सोमनाथ की मंदिर थी। और उस समय गुजरात का राजा था भीम प्रथम। जैसे ही सुना कि यह गजनी आ रहा है तो उसके नाम से डर कर भाग गया और गजनी इस मंदिर को आराम से लूटना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि इस मंदिर को जब ये लूट रहा था तो उसी समय हिंदुस्तान का एक राज्य है अनिहलवारा, ध्यान रखिएगा, अनिहलवारा। तो यहाँ के राजा ने कोशिश किया कि गजनी को वो मंदिर लूटने न दिया जाए, जो कि आगे चलकर गजनी ने इस अनिहल जो राजा है उससे यह मतलब आक्रमण कर दिया उसके राज्य पर। महमूद गजनी ने अनिहलवारा के राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने सोमनाथ की मंदिर जब वो लूट रहा था महमूद गजनी, तो उस मंदिर को लूटने में इसने रुकावट पैदा किया था महमूद गजनी के लिए। इसीलिए महमूद गजनी ने मंदिर को लूटने के बाद इसने अनिहलवारा के राजा पर आक्रमण कर दिया था। अब बात करते हैं कि यह जब मंदिर लूटा सोमनाथ की मंदिर, तो इसमें इसको 20 लाख दिनार हाथ लगा। 20 लाख दिनार, दिनार का मतलब है सोना का सिक्का। तो सोना का सिक्का को उस जमाना में दिनार कहा जाता था। तो इस तरह से इसको 20 लाख रुपया उस जमाना में हाथ लगा और यह लेकर यहाँ से चला गया। जब यह जा रहा था तो उसी बीच में
पंजाब में कुछ जाट लोग हैं। आप देखेंगे पंजाब राज्य जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसको जाट ने, जब ये पैसा यहाँ से सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जब ये जा रहा था तो 20 लाख रुपया, दिनार और बहुत सारा चीज़ लेके जा रहा था। तो ये जब भारत में पंजाब पहुंचा तो पंजाब में जाट लोग क्या किया, इससे लूटपाट करना शुरू कर दिया गजनी से। तो गजनी ने दिमाग लगाया कि अगर अभी हम अगर इससे लड़ाई करने में उलझ जाएंगे तो जितना भी धन दौलत है सब यहीं रह जाएगा। तो इसने, गजनी ने अपने आप को किसी तरह से यहाँ से बचाकर भागा और बचाकर भागा, लेकिन उसने यह दिमाग लगाया कि इसको जाट लोग को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। तो गजनी बगदाद गया और फिर वापस आया इस जाट से लड़ने के लिए 1027 में। ध्यान रखिएगा, इसी जाट को सबक सिखाने के लिए 1027 में फिर आया गजनी इंडिया, और इंडिया आकर इस जाट पर मतलब हमला किया, जाट को हराया, जो कि यह गजनी का इंडिया में सबसे लास्ट आक्रमण था। याद रखिएगा, तो गजनी का इंडिया में सबसे अंतिम आक्रमण कब था? 1027 में। और आगे चलकर यह गजनी बेचारा 1030 में मर जाता है, यानी कि गजनी की 1030 में मृत्यु हो जाती है। तो अब एक सवाल आता है कि गजनी तो इंडिया में 17 बार आया गया, तो गजनी जब इंडिया में आया और गया तो गजनी के साथ कुछ विद्वान लोग भी इनके साथ इंडिया में आए। तो वो विद्वान लोग इंडिया में जो आए तो उनका नाम था, तो 4 विद्वान थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी। यहाँ ध्यान रखें, एक का नाम है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और एक है फर्रुखी। तो ये 4 विद्वान इनके साथ, किनके? तो महमूद गजनी के साथ ये इंडिया में आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी। ये याद रखिए, चारों एग्जाम में पूछता है। अब आप ध्यान रखेंगे कि यह महमूद गजनी जो था हिंदू विरोधी टाइप का आदमी था। उसके बावजूद भी उस जमाना में इसने अपने दरबार में इन चारों के अलावा भी 2 ऐसे हिंदू थे जो इनके दरबार में रहते थे। तो वो 2 हिंदू कौन थे? जबकि आप यहाँ समझ रहे हैं कि ये हिंदू का 1 नंबर दुश्मन था, उसके बावजूद भी इनके दरबार में 2 हिंदू इनके सेना में था। एक का नाम था सेवंद राय और दूसरा का नाम था तिलक। ध्यान रखिएगा, सेवंद राय और दूसरा का नाम है तिलक। यह दोनों जो थे हिंदू थे और महमूद गजनी के दरबार में उच्च पद पर थे। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर आप में टैलेंट है तो युग चाहे जो भी हो, हर युग में पढ़े लिखे आदमी का मतलब वर्चस्व रहता है, उनकी हमेशा डिमांड रहती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, युग चाहे जो भी हो, किसी भी आप कास्ट के हो, समुदाय को हो, या आप जैसा भी दिखते हो, उससे कोई बहस नहीं है। और आप में खासियत है, आप में टैलेंटेड है तो आपको सब पूछेगा। तो आप समझ लीजिए कि वही महमूद गजनी जो कि 17 बार आक्रमण किया, उसके बावजूद भी वो उनके दरबार में हिंदुस्तान के 2 हिंदू आदमी सेवंद राय और तिलक जी इनके दरबार में उच्च पद पर थे, हाई पद पर थे। अब सपोज कीजिए, अब आगे है कि इन्होंने एक उपाधि भी लिया था, उस उपाधि का नाम है सुल्तान। एग्जाम में यह पूछता है कि सुल्तान का उपाधि कौन लिए थे? तो वो महमूद गजनी। तो आपने देखा महमूद गजनी के बारे में, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपने पढ़ा कि महमूद गजनी के नाना का नाम था अलपतगीन और उनके पिता का नाम था सुब्रतगीन। और महमूद गजनी 27 साल की उम्र में गजनी का राजा बना। लेकिन राजा बनने से पहले जब उनके पिता जिंदा थे सुब्रतगीन, तो उस समय वो खुरासान का शासक हुआ था। और जब यह खुद गद्दी पर बैठा तो इसको आगे चलकर बगदाद के खलीफा जिसका नाम था अल आदिर बिल्लाह, उन्होंने इसको 2 उपाधि दिया, एक यमीन उद दौला और दूसरा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। और इस तरह से यह गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और आपने यह भी पढ़ा कि जो सबसे पहला आक्रमण है 1000 ईस्वी में, उसके बाद दूसरा है 1001 में राजा जयपाल, 1008 में जो कि मूर्तिबाद नगरकोट, 1025 में सोमनाथ की मंदिर। तो इस तरह से इनका यह फेमस है, इन्होंने सोमनाथ की मंदिर में 20 लाख रुपया
मतलब दिनार इनको मिला। उसके बाद ये 1030 में मर गए, इन्होंने सुल्तान की उपाधि लिया। तो आपने यह देखा महमूद गजनी। अब आते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, तो ध्यान रखिएगा, यह मोहम्मद जो गौरी है ये लड़की नहीं है। गौरी जैसा नाम आपको लगता होगा लड़की है, लेकिन ये लड़की नहीं, ये लड़का है। तो चलिए इसके बारे में आप समझते हैं। तो अब मोहम्मद गौरी कहा जाता है कि आपने पढ़ा कि महमूद गजनी जो था वो बगदाद के रहने वाले थे उस तरफ के। तो उसी जगह एक गौर, एक गांव था, एक छोटा सा जगह था, राज्य था गौर। और यह राज्य गौर जो था यह महमूद गजनी के अंडर में था। तो महमूद गजनी के मरने के बाद यह जो है मोहम्मद गौरी इस छोटे से राज्य पर इसने अपना कब्जा कर लिया। और इस तरह से 1173 में मोहम्मद गौरी जो था यहाँ का शासक बना। यानी कि यहाँ का शासक बना कब? 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना मोहम्मद गौरी। और जब शासक बना तो इसने भी कसम खाया कि हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे गजनी के तरह, और हम भी धन दौलत खूब इकट्ठा करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। तो यह सबसे पहला आक्रमण 1175 में किया है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी जो है भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1175 में किया, वो भी कहाँ? तो मुल्तान में, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही पार्ट था। अब दूसरा आक्रमण 1178 में किया। 1178 में इन्होंने वही गुजरात में किया, वही सोमनाथ के मंदिर पर जिस तरह से महमूद गजनी ने आक्रमण किया 1025 में, उसी तरह से यह भी सोचा कि हम भी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करते हैं और हमको भी खूब धन दौलत मिलेगा। तो इसने देखा देखी गुजरात में एक जगह है पाटन, याद रखिए पाटन, वहाँ पर इन्होंने 1178 में हमला किया। अंतर क्या है कि इस समय राजा था भीम द्वितीय, और महमूद गजनी जब हमला किया था तो उस समय राजा था भीम प्रथम, और इस समय राजा भीम द्वितीय। तो मोहम्मद गौरी जब हमला किया गुजरात के पाटन नामक जगह में, तो मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में बेचारा यह जो है मोहम्मद गौरी हार गया, बुरी तरह हारा, और यह अपना जान बचाकर किसी तरह से वह भागा। अब जब यह भाग गया तो उसके बाद भी इसकी इच्छा हुई कि हमें इंडिया में शासन तो हमें करना है, इसकी यह इच्छा थी। लेकिन ये एक आदमी के तलाश में था कि कोई आदमी मिले जो कि हम इंडिया में वर्चस्व अपना कर सके। इसी बीच में इनको एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम है जयचंद। ध्यान रखेंगे, जयचंद। अब जयचंद की कहानी थोड़ा चलते हैं। कहा जाता है कि जयचंद एक राजपूत राजा था और पृथ्वीराज चौहान भी एक राजपूत राजा थे। तो जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। तो इनकी एक बेटी थी संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्यार करते थे। यानी कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को चाहते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन यह संयोगिता के जो पिताजी हैं जयचंद, वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से मेरी बेटी शादी करे। तो इसी बीच में हुआ यूं कि संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान लेकर भाग गए। इसकी कहानी बहुत अलग है, तो बस यहाँ शॉर्ट में समझिए कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को लेकर चले गए। तो भरे दरबार में ये संयोगिता को जब लेकर चले गए तो जयचंद को बहुत अपमान महसूस हुआ, और उससे बदला लेने के लिए यह जयचंद एक ऐसे आदमी के तलाश में था जो बाहरी आदमी हो, देश का ना हो, देश से बाहर का हो, और वो उसकी मदद करे। और इधर गौरी भी ऐसे आदमी के तलाश में था जो हिंदुस्तान का आदमी हो और इंडिया पर शासन करने के लिए मेरी मदद करे। अब यहाँ देख लीजिए दोनों का यहाँ पर काम है। तो यह दोनों आगे चलकर जयचंद और यह गौरी की मुलाकात होती है। इन दोनों के बीच जयचंद ने क्या किया, गौरी से मुलाकात की और गौरी को कहा, इन दोनों बात हुई कि अगर तुम पृथ्वीराज चौहान को मार दोगे जिसने मेरा इज्जत लूट लिया, मतलब भरे दरबार में मेरा जो इज्जत था वो ख़त्म कर दिया, और हम चाहते हैं कि मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों को मार देना है। तो गौरी तैयार हुआ। गौरी ने कहा कि ठीक है आप हमको मदद कीजिए। तो जयचंद ने कहा कि ठीक है आपको हम मदद करेंगे।
तो इस तरह से गौरी तैयार हो जाता है और आगे चलकर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है 1191 में, जिसका नाम पड़ा तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इस तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और गौरी हार गया। तो इस बार पृथ्वीराज चौहान इसको छोड़ दिए, गौरी किसी तरह से अपना जान बचाकर भागा। तो यह 1191 में की कहानी है। फिर अगले साल गौरी ने अपने आप को फिर से ठीक किया। फिर इसको जयचंद ने बोला कि इस बार आप चलिए, इस बार हम मदद करेंगे। तो इस बार फिर इसने बेचारा कोशिश किया और गौरी अगले साल यानी कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा यह सेकेंड युद्ध, तराइन का यह सेकेंड युद्ध फिर किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ। और इसने खासकर रात में हमला किया कि रात में गौरी ये पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं था, और जब हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई को हार गए और गौरी लड़ाई जीत गया। तो ध्यान रखिएगा, तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को वो मतलब बंदी बना लिए और आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं। तो इस पर यह जयचंद जो है बहुत खुश होता है और जयचंद को लगता है कि गौरी अब चला जाएगा। लेकिन गौरी के मन में यह बात आ गया कि यार इंडिया में कोई भी राजा एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, आपस में ये लड़ते रहते हैं और ये इतना खूबसूरत जगह है, यह इतनी अच्छी मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर सोना चांदी की कमी नहीं है, तो क्यों ना हम यहीं रह जाए, यहीं पर शासन करें। यह बात गौरी सोचने लगा। अब जयचंद सोच रहा है कि अब चला जाएगा तो हम यहाँ का राजा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। 1 साल बीत गया लेकिन गौरी यहाँ से गया नहीं। आगे चलकर जयचंद को समझ में आ गया कि बाबू अब ये जाने वाला नहीं है। तो 1194 में, आप ध्यान दीजिएगा, 1191, 1192, 1193, तो 93 तक ये रेस्ट किया। 1194 में 1 साल बाद यह जयचंद और गौरी के बीच में लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नाम पड़ा चंदावर का युद्ध। ध्यान रखिएगा, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में यह जयचंद हार जाता है, मारा जाता है, और अब इस तरह से गौरी इंडिया पर समझ लीजिए कब्जा कर लेता है। और इंडिया पर कब्जा करने के बाद वो जीता हुआ जो जगह है, उस जीता हुआ जगह को ये अपने जो सेना है उसको वह सेनापति कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वह गौरी क्या करता है, अपना सेनापति को सौंप देता है। इसका सेनापति जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन, याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी जीता हुआ क्षेत्र को यह अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और वो चला जाता है और कहता है कि यहाँ का देख रेख करो और मुझे समय समय पर कर भेजा करो, टैक्स भेजा करो। इसी बीच में कुछ दिन बाद मोहम्मद गौरी का 15 मार्च 1206, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1206 में यह गौरी जो है इनकी हत्या हो जाती है। तो इनकी हत्या हो जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो उसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि यह वीडियो 30-30 मिनट का बनाऊं या इससे कम का बनाऊं, थोड़ा आप मुझे बताइएगा। और ध्यान रखिए कि आप जुड़ें और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा और मैं पूरा ल्यूसेंट एक एक करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।